तो टॉपिक आपका चल रहा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ ड्रग। तो हमने इसमें आपको बताया था कि जब भी कोई नई ड्रग की डिस्कवरी होती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जिससे हमको कोई ना कोई अप्रूवल लेना होता है। तो वो अप्रूवल लेने के बाद ही आप उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए जो है आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर, ठीक है ना। कंट्रोल अंडर दी सुपरविजन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटरी और रेगुलेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होती है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन मतलब कि इसमें ऐसी एप्लीकेशन जो कि ड्रग इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को एनालाइज करने के लिए प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्ट डेटा को सबमिट किया जाता है। जब वो डेटा आपका मतलब उनके द्वारा रिव्यू किया जाता है, उसके बाद उसमें अगर जानकारी ऑथेंटिक रहती है तो उसके बाद आपका क्या होता है, एक अप्रूवल होता है, दूसरा अप्रूवेबल होता है, तीसरा नॉट अप्रूवेबल। तो अप्रूवल का मतलब उसमें सारी जानकारियाँ सही हैं और दे आर सेटिस्फाई, सो दे अप्रूव दैट एप्लीकेशन। और अप्रूवेबल में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको उस कैटेगरी में रखते हैं, अप्रूवेबल कैटेगरी में। और जिसमें वो बिल्कुल डिससेटिस्फाई होते हैं उसको वो नॉट अप्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो प्रोसीजर था आपका कि कहाँ कहाँ पे इसको कैसे किस तरीके से इसमें कौन सी पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से ये आपको क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले था ड्रग डेवलपमेंट टीम। ड्रग डेवलपमेंट टीम का प्लानिंग रिसर्च स्टडी टू द फर्दर करेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, इंटीग्रेशन ऑफ न्यू रिसर्च रिजल्ट विद द प्रीवियसली जनरेटेड डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ डिटेल ड्रग डेवलपमेंट प्लान। इसके अलावा रिव्यू रिसर्च result from experiment conducted by various scientific discipline, monitoring the status of ongoing research and comparing research result and development status of drug molecule of competitors। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। इसके बाद हमने बताया था कि ड्रग अप्रूवल के दो फेज होते हैं, एक आपका प्री क्लिनिकल होता है, दूसरा आपका जो होता है क्लिनिकल और उसके बाद मार्केटिंग। तो जो फर्स्ट फेज होता है इसमें क्लिनिकल ट्रायल में आपका प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो है आपका मार्केटिंग ऑथराइजेशन, तो दोनों के लिए अलग अलग गवर्निंग बॉडी होती है, उस पर आप एप्लीकेशन सबमिट करिए, उसके बाद अप्रूवल लीजिए फॉर द क्लिनिकल ट्रायल पर्पस और फॉर मार्केटिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है। जब ये सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद वो अप्रूवल देते हैं, तो आप वो जो है क्या बोलते हैं कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डेटा जो भी आप प्रोवाइड किए हैं उससे अगर उनको एक ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद फिर वो अप्रूव करते हैं कि आप आगे के लिए प्रोसीजर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नॉन क्लिनिकल जो होता है आपका ड्रग डेवलपमेंट में, इसमें मेनली आपके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसमें आपके एनिमल यूज़ किए जाते हैं। और ये मेनली आपका किस लिए किया जाता है, जो भी आपकी नई ड्रग आई है उसमें कौन सी एक्टिविटी है और कितनी डोज पर्टिकुलर थिंग के लिए वो मतलब सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, और वही डोज जो है आगे ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज़ की जाती है। तो उसके लिए आपका 2-3 प्रोसीजर होता है। अगर आप नॉन क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं इन सिलिको कंप्यूटर साइमुलेशन का मतलब जैसे आप कोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हैं कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के जरिए, उसी तरीके से जो भी आपके पास मतलब डेटा है उसको उसी तरीके से साइमुलेट करना। साइमुलेट मतलब ये उसी तरीके से आर्टिफिशियली उसको जनरेट करना और विद इन द लिविंग, वो आप समझ रहे हैं, कोई भी दवा होगी वो आपको एनिमल को देना, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जो भी आप उससे सुटेबल डेटा ले सकते हो उसको आप फाइंड आउट करिए। और इन विट्रो में आपका मेनली रिलीज ऑफ ड्रग देखा जा सकता है आउटसाइड ऑफ बॉडी। इसमें आपका लेबोरेटरी स्केल का इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो ये आपका नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट हो गया, जिसमें आपकी ड्रग सेफ्टी, इफिकेसी और कितना डोज रिक्वायर्ड होता है फॉर ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। अब आती है आपकी टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोचेस टू द ड्रग डिस्कवरी। जो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होती है, टॉक्सिकोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी होती है कि कितनी आपकी जो डोज है वो आपकी कितनी सेफ़ है और उसके बियॉन्ड जो डोज आपको दी जा रही है
वो कितनी आपकी एडवर्स इफेक्ट या आप टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। तो इसमें दो तरीके की टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोचेस किए जाते हैं, दो तरीके की टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी होती है। एक आपकी एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है। एक्यूट टॉक्सिसिटी ऐसी स्टडी होती है जिसमें कि हम छोटे एनिमल को लेते हैं, इसमें आपकी एटलीस्ट 2 स्पीसीज को यूज़ किया जाता है, माइस एंड रैट, यूजिंग द सेम रूट एज इंटेंडेड फॉर द ह्यूमन। जो आप मतलब कि ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब प्रेफर कर रहे हैं, उसी रूट से आपको माइस या रैट को 2 स्पीसीज को उसको आपको दवा देनी है। उसके बाद वी हैव टू चेक द मोर्टिलिटी अप टू 72 आवर आफ्टर पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप टू 7 डेज आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 72 घंटे तक उसकी मोर्टिलिटी चेक करनी है आफ्टर पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन 7 दिनों तक, मतलब 7वें दिन 7 दिन तक उसको हम मोर्टिलिटी रेट चेक कर सकते हैं। मोर्टिलिटी का मतलब मृत्यु दर। जब हम ये इस तरीके की स्टडी करते हैं तो उसमें हमको ये देखना होता है कि कितनी जो है आपकी डोज लीथल है, दैट कैन क्रिएट द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी किस तरीके की टॉक्सिसिटी हो रही है, उसमें मोर्टिलिटी हो रही है या कुछ और इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी एक्यूट टॉक्सिसिटी में देखी जाती है। एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब 72 घंटे 7 दिन तक। तो इसमें जैसे हमने बताया कि इसमें मिनिमम 2 स्पीसीज ली जाती हैं, माइस या रैट की। इसके बाद सेम रूट यूज़ किया जाता है एज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन बींग्स। जैसा आप ह्यूमन बींग के लिए रूट चूज कर रहे हैं, उसी तरीके से उसी रूट से आपको माइस और रैट को प्रिपरेशन को देनी है। उसके बाद प्रिपरेशन देने के बाद 72 घंटे के बाद, अगर आप पैरेंटल दे रहे हैं तो उसको 72 घंटे तक उसका मोर्टिलिटी रेट देखना है, और अगर ओरल दे रहे हैं तो उसको 7 दिनों तक उसकी मोर्टिलिटी रेट देखना है। ठीक है ना। लास्ट में दिया द सिम्टम साइन एंड मोड ऑफ डेथ शुड बी रिपोर्टेड विद द अप्रोप्रिएट माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग वेयर नेसेसरी। तो इसमें हम जो भी आपके उसमें सिम्टम साइन एंड मोड ऑफ डेथ, जिस तरीके का मतलब कि रीजन से उस एनिमल की डेथ हो रही है, उसको हमको रिपोर्ट करना है, आइदर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। ठीक है। लॉन्ग टर्म जो आपकी टॉक्सिसिटी होती है, ये टॉक्सिसिटी आपकी जो होती है ममेलियन स्पेसिस पे देखी जाती है। इसमें आपका एक नॉन रोडेंट का मतलब जो आपके जंगली चूहे तरीके के होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये लॉन्ग स्टडी शुड बी कैरिड आउट इन एटलीस्ट 2 ममेलियन स्पेसीज। इसमें आपका क्या था, 2 स्पेसीज थी जिसमें माइस और रैट यूज़ करते हैं। इसमें 2 ममेलियन स्पेसीज, आउट ऑफ दीज 2 ममेलियन स्पेसीज 1 शुड बी नॉन रोडेंट। ठीक है ना। एंड द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विल डिपेंड ऑन द फैक्टर दैट वेदर द एप्लीकेशन इज फॉर मार्केटिंग परमिशन और फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड इन द लेटर केस और फेज ऑफ ट्रायल। तो स्टडी आपकी जो डिपेंड होती है किस पे डिपेंड करेगी, फॉर द मार्केटिंग परमिशन के लिए या फॉर क्लिनिकल ट्रायल के लिए। ये स्टडी से यही स्टडी आपकी बेस होती है मार्केट परमिशन के लिए या क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। ठीक है ना। इफ़ द स्पीसीज इज नोन टू मेटाबोलाइज द ड्रग इन द सेम वे एज ह्यूमन, इट शुड बी प्रिवर्ड इन लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी। अगर जो हम डोज दे रहे हैं, अगर जैसे कि आदमियों में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसी तरीके से आपका एनिमल में हो रहा है, तब हम इस स्टडी को लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए प्रेफर करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर 7 days अ वीक बाय द रूट इंटेंडेड फॉर क्लिनिकल यूज इन ह्यूमन। तो इसको आपको 7 दिनों तक हफ्ते में देना है, उसके उसी रूट से जिस रूट के लिए आपने ह्यूमन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको प्रेफर करना है। तो लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी का मतलब ये हो गया कि ये स्टडी आपकी लॉन्ग टर्म स्टडी होती है जिसमें आपको कुछ ड्यूरेशन, जैसे इसमें हफ्ते में 7 दिनों तक देखना है, उसमें आपको एक बार डोज देना था और 7 दिनों तक देखना था। तो इसमें जो है आपको जो भी आपका क्लिनिकल यूज़ इन ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, उसी रूट से आपको ये दवा देनी है। उसके बाद उसको आपको ऑब्जर्व करना है मोर्टिलिटी रेट को। ठीक है। और इसमें आपके मेनली जो मीन्स एनिमल यूज़ किए जाएंगे वो आपके 2 ममेलियन स्पेसीज होंगे, जिसमें कि एक आपका नॉन रोडेंट का मतलब होता है चूहों जैसा ना हो। ठीक है ना।
इसके अलावा रेगुलेटरी अथराइजेशन इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे यूएस एफडीए जो होता है आपका यूनाइटेड स्टेट के लिए होता है, सीडीएसको जो होता है इंडिया के लिए होता है, ईएमईए जो होता है यूरोपियन यूनियन के लिए होता है, एमओएच जो होता है श्रीलंका के लिए होता है, और डीडीए ये होता है आपका नेपाल के लिए। तो दीज आर दी रेगुलेटरी बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल पर्पस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो जो आपकी कुछ जो कंट्रीज़ हैं उस कंट्री में अगर आपको इस तरीके का प्रोसीजर करना है तो उनसे आपको पहले आपको यू शुड गेट द परमिशन फ्रॉम दैट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। नाउ अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग एप्लीकेशन दैट कैन बी सबमिटेड टू द एफडीए। तो इसमें देखिए जो आपका ड्रग होता है एफडीए के लिए, जब आपने क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल डेटा जो है सबमिट किया, उसके बाद जो है आपने एक्यूट टॉक्सिसिटी या लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी कर ली, तब उसके बाद जो है आप के पास एक ऑथेंटिक डेटा जब हो जाता है तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को जब हमको प्रिपरेशन करनी है कि हमारा ड्रग जो है इस तरीके का है और हमको उस ड्रग का अप्रूवल लेना है, तो हम क्या करते हैं कि एफडीए को सबमिट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग एप्लीकेशन दैट कैन बी सबमिटेड टू द एफडीए। तो अब कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करते हैं फॉर गेटिंग अप्रूवल। इसमें सबसे पहले आपका जो है IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का मतलब यह है कि जो आपकी ड्रग अंडर इन्वेस्टिगेशन है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन अभी हमने आपको बताया कि इसमें प्री क्लिनिकल क्लिनिकल डेटा जो है सबमिट किए जाते हैं फॉर एनालाइजिंग ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। उसके बाद ANDA एब्रिएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस होती है। तो जो जेनरिक ड्रग बनती है उसके लिए आपको इस तरीके की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है एफडीए को। उसके बाद बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल का मतलब जो भी आपके वैक्सीन वगैरह बनाई जा रही हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन पड़ती है, ठीक है ना। तो एफडीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। तो बेसिकली एफडीए जो होता है, जो भी आप डेटा सबमिट करते हैं उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है कि दैट इंफॉर्मेशन इज उस इंफॉर्मेशन से अगर दैट इंफॉर्मेशन इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर द ह्यूमन बींग्स, तो जो है आपको वो मीन्स अप्रूवल देते हैं। तो एफडीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। जो आपकी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करे या उसको प्रोटेक्ट करे, मीन्स जो भी ड्रग की एप्लीकेशन आप उनको सबमिट कर रहे हैं दैट शुड बी सेफ एंड इफेक्टिव। तो अगर इस तरीके का वो पाते हैं तब वो आपको अप्रूवल देते हैं। फिर आगे क्या है, द IND एप्लीकेशन शुड प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्री क्लिनिकल डेटा टू जस्टिफाई द टेस्टिंग ऑफ द ड्रग इन ह्यूमन। अब देखिए इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इसमें जो भी आपका प्री क्लिनिकल डेटा है उसमें आपके हाई क्वालिटी प्री क्लिनिकल डेटा होने चाहिए जो कि आपको उस ड्रग की स्टडी ह्यूमन पे करने के लिए आपके लिए परमिसेबल हों, ठीक है ना। अगर आप उस तरीके का डेटा उनको सबमिट करते हैं, लगता है कि ये आपके ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ़ है, आप उस पर उसकी उस डेटा के हिसाब से आप ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल कर सकते हैं, तब वो आपको परमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट 85% ऑफ ड्रग आर सब्जेक्टेड टू द क्लिनिकल ट्रायल फॉर विच IND एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड। तो 85% जो भी आपकी ड्रग्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल उसका किया जाता है और उसके लिए आपकी IND एप्लीकेशन फाइल की जाती है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग एप्लीकेशंस हैं जो IFDA को सबमिट की जाती हैं। FDA आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आपकी सबमिट की जाती है फॉर गेटिंग अप्रूवल, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशनल का मतलब इसमें आपका प्री क्लिनिकल का डेटा होता है जो कि ह्यूमन बीइंग पर टेस्ट करने से पहले इसकी रिव्यू और उसको जस्टिफाई होना पड़ता है, तब उसके बाद वो आगे के लिए अप्रूवल देते हैं। और 85% डेटा, लगभग अबाउट 85% जो आपकी ड्रग्स होते हैं दे आर यूज फॉर द क्लिनिकल ट्रायल एंड फॉर दिस वी हैव टू सबमिट द IND एप्लीकेशन। ये थोड़ा सा एक चार्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से हम प्री क्लिनिकल फेज और क्लिनिकल फेज को करते हैं। जैसे आपका
कहाँ पे किया जाता है, कितने वॉलंटियर होते हैं। तो जैसे पहला सब्जेक्ट दिया है तो उसमें लेबोरेटरी एंड एनिमल स्टडी आपके प्री क्लिनिकल फेज पे होता है। जो फेज 1 फेज 2 स्टडी होती है इसमें आपके वॉलंटियर्स होते हैं। जो आपका फेज 1 होता है इसमें हेल्थी वॉलंटियर होते हैं, उनकी संख्या 20 से 100 होती है। और जो पेशेंट वॉलंटियर होते हैं उनकी संख्या जो होती है 100 से 300। मतलब जिस भी डिजीज के लिए जो ड्रग आपने इन्वेस्टिगेट की है उस ड्रग को अब आपको पेशेंट को देना, पहले हेल्थी वॉलंटियर फिर पेशेंट। इसमें नंबर आप जो वॉलंटियर पेशेंट होंगे उनकी संख्या 100 से 300 होगी। और जो फेज 3 होगा वो आपका 1000 से लेकर के 3000 तक पेशेंट्स होते हैं। तो इसमें नंबर्स ऑफ वॉलंटियर्स ज़्यादा होते हैं। अब इनका मेन पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या है लेबोरेटरी और इस पे करने के लिए, इसमें आपको सेफ्टी एंड एफिकेसी देखना है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखना है। उसके बाद जो फेज 1 होता है, जब आप ये सेफ्टी एफिकेसी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी देख लेते हैं तो आप फाइल करते हैं IND, न्यू इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो जब ये फाइल हो जाता है तो जो क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल डेटा उससे हम क्या देख सकते हैं, सेफ्टी और डोजेस फॉर्म और इफेक्टिवनेस और एंड साइड इफेक्ट। तो 4 चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। एक तो आपकी सेफ्टी देख सकते हैं, पेशेंट के लिए सेफ है, कितनी डोज रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कितना इफेक्टिव है और कितना वो डोज लीथल है। ठीक है ना। टाइम जो होता है आपका प्री क्लिनिकल के लिए 1 से 2 साल के लिए होता है, फेज 1 के लिए 3 से 4 और फेज 2 के लिए 4 से 5 और जो आपका फेज 3 होता है वो 6 to 8 ईयर होता है। ठीक है ना। और न्यू ड्रग जो पास होती हैं इसमें प्री क्लिनिकल में 100% पास हो जाती है, आपको मतलब अप्रूवल मिल जाता है। और जो आपका फेज 1 से है उसमें 70% होता है, इसमें 33% होती है और उसमें 27%। तो देखिए आपका 100% लेके चले और लास्ट में जो आपका ये फेज 3 है उसमें 27% जो भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं वो अप्रूव्ड होती हैं। ठीक है ना। और इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि इट इज़ अ एप्लीकेशन फाइल टू द FDA इन ऑर्डर टू स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल इन द ह्यूमन बीइंग। ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हम ह्यूमन बीइंग पे क्लिनिकल ट्रायल के लिए सबमिट करते हैं। इफ़ द ड्रग वाज फाउंड टू बी सेफ फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है ना। जो हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल डेटा सबमिट किया था, अगर वो आपकी सेफ पाई जाती है तब आपको वो परमिशन देते हैं, किसके लिए, फॉर द क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। ए प्री IND मीटिंग कैन बी अरेंज विद द FDA टू डिस्कस अ नंबर ऑफ इश्यूज। इसमें आपकी जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस होती हैं इनके लिए मीटिंग अरेंज होती है। मीटिंग करते हैं FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी अथॉरिटीज़ हैं ये आपके जिन्होंने सबमिट किया है उनके साथ वो मीटिंग किसके लिए करते हैं, द डिजाइन ऑफ एनिमल रिसर्च, उसके बाद प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल एंड रिव्यू द केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। तो अब आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग में ये सारे पॉइंट डिस्कस किए गए। डिस्कस करने के बाद जो IND एप्लीकेशन इज फाइल टू प्रोवाइड द डेटा शोइंग दैट इट इज रीजनेबल टू बिगिन टेस्ट ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन ह्यूमन। अगर वो डेटा जो आपने सबमिट किया अगर वो रीजनेबल है तब आप ह्यूमन बीइंग पे वो ट्रायल शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। ड्यूरिंग अ न्यू ड्रग अर्ली प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट द स्पॉन्सर प्राइमरी गोल इज टू डिटरमिन इफ द प्रोडक्ट इज रीजनेबली सेफ फॉर इनिशियल यूज इन ह्यूमन एंड इफ द कंपाउंड एग्जिबिट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दैट जस्टिफाई कॉमर्शियल डेवलपमेंट। का मेन पर्पस यही है, अगर वो ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल करने का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग पे वो सेफ पाए जाते हैं तभी वो आगे आपका कमर्शियल डेवलपमेंट में यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना। और व्हेन अ प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड वायबल कैंडिडेट फॉर फर्दर डेवलपमेंट द स्पॉन्सर देन फोकसेस ऑन द कलेक्टिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू एस्टेब्लिश दैट द प्रोडक्ट विल नॉट एक्सपोज ह्यूमन टू अनरीजनेबल रिस्क व्हेन यूज्ड इन लिमिटेड अर्ली स्टेज क्लिनिकल स्टडीज़। तो अगर जो मतलब कि इस तरीके के डेटा से अगर कोई जो आपने ये क्लिनिकल ट्रायल यूज़ किया अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस डेटा को वो लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद अगर उसमें कोई अनरीजनेबल रिस्क है तो फिर उसके लिए फिर वो आगे मतलब स्टेप उठाते हैं। ठीक है ना। और FDA का रोल क्या होता है, FDA रोल्स इन अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग बिगिन व्हेन द ड्रग स्पॉन्सर having the screened the new molecule for pharmacological activity and acute toxicity potential in
एनिमल वांट टू टेस्ट इज डायग्नोस्टिक, ठीक है। उसके बाद एट दैट पॉइंट द मॉलिक्यूल चेंजेस इन अ लीगल status under the Federal Food, Drug and Cosmetic Act and become a new drug subject to the specific requirement of the drug regulatory system। देखिए, जो आपने डेटा एफडीए को सबमिट किया है, एफडीए अगर उसको मीटिंग करने के बाद जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें अगर वो मीन्स सेटिस्फाई होती है, तब आपको वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी देती है। और वो मंजूरी अगर फिर से मतलब कि मतलब उनको लगता है कि इसमें जो है कि अनरीजनेबल रिस्क है, तो उसको फिर वो डिटरमाइन करती है, और उसके बाद डिटरमाइन करने के बाद फिर आगे वो आपको अप्रूवल देगी। अच्छा, इस तरीके के जो भी आपके अप्रूवल प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग कुछ फेडरल बनाए गए हैं, कुछ कमेटियां बनाई गई हैं। तो जो अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए होता है उसमें फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है। तो उसके लिए मतलब कि ये जो आपकी रेगुलेशंस होती हैं इसमें कई सेक्शन में बांटा गया है, और उसको कई जैसे होता नहीं कि मतलब कई धारा हो गई फिर सेक्शंस हो गए, तो इनको भी कई सेक्शन में बांटा गया है। तो जो अपने फार्मास्यूटिकल के लिए यूज़ किया जाता है वो आपका जो होता है मीन्स 27 होता है। तो उसमें जो भी आपकी डेटा होगी कि डेली जो भी कोई ड्रग है मान लीजिए, तो उसमें जो भी डेली चेंजेस हो रहे हैं या जो भी उसमें कुछ कमी बेसी हो रही है या जो भी उसके लिए इन्फॉर्मेशन है वो डे टू डे उस डायरी में मेंटेन की जाती है, ठीक है ना। तो उसको भी आके अपन हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेन जो एफडीए को आपने फाइल किया, एफडीए ने अगर उसको सूटेबल पाया तो आपको क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन देगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको फिर अंडर इन्वेस्टिगेशन रखेगी, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी तब तक आपको वो अप्रूवल नहीं देगी फॉर द क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है ना। नाउ टाइप्स ऑफ आईएनडी एप्लीकेशन। अब आईएनडी एप्लीकेशन की भी कई तरीके की एप्लीकेशन होती है, जैसे इन्वेस्टिगेटर आईएनडी एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। उसके बाद इमरजेंसी यूज़ आईएनडी एप्लीकेशन, ट्रीटमेंट आईएनडी एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग आईएनडी एप्लीकेशन। तो ये 4 तरीके की एप्लीकेशन होती हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए। इसको हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है।